if we talk about the limitations of interpretivism, all related matter which we have discussed as the merits or strength of positivism as a research paradigm will come under. Following are the limitations of interpretivism. Subject bias is the integral part of this design, क्योंकि वो सेटिंग भी सोशल होगी, कोई कंट्रोल होगा नहीं, मैनिपुलेशन की बात होगी नहीं, सेटिंग नेचुरल होगी, जो रिसर्चर होगा वो फ्री होगा, उसके वैल्यू भी मतलब लेडन होंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें ऐसा है कि सब्जेक्ट बायस दैट हैज, वैसे भी कहता है कि उसका सब्जेक्टिव एस्पेक्ट तो उसका एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट भी है। तो सब्जेक्ट बायस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस डिज़ाइन, और इसके बहुत सारे दूसरे रिपरकशन हैं। इट इज इट्स क्रेडिबिलिटी इज लो इन कंपेरिजन टू, नॉट लो डजेंट मीन कि उसका तो एक वैलिडेटिंग क्राइटेरिया ही था क्रेडिबिलिटी, लेकिन इट इज लो ड्यू टू इट्स प्योरली सब्जेक्टिव नेचर। अब मान लीजिए कि आप रेंडमनेस का यूज़ करके कोई काम करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियस है, लेकिन बहुत सारा काम नहीं हो सकता है। तो दोनों के अपने मेरिट्स लिमिटेशंस है। तो उसकी जो फाइंडिंग्स है पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम से और इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम, तो दोनों की क्रेडिबिलिटी में डिफरेंस है। एंड सो लो इज रिलेटिव, इट इज इट्स जनरलाइजेबिलिटी इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। मतलब एक तो हम लोग ये कहता भी है कि हम जनरलाइजेबल करेंगे नहीं, क्योंकि वो कंटेक्चुअल होगा, स्पेसिफिक होगा, वो जनरल होगा नहीं। वैसे भी ये इंडक्टिव अप्रोच को मानने की बात करता है, डिडक्शन या फिर थ्योरी एस्टेब्लिश की बात ही नहीं करता है। रिलायबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ डाटा इज अंडरमाइंड, मतलब वही जो उसका स्ट्रेंथ है सबका, क्योंकि इसके प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस इसका शक के दायरे में होगा, रिलेटिवली पुअर एस्पेक्ट होगा। इट हैज़ लोअर लेवल ऑफ वैलिडिटी एज कंपेयर टू पॉजिटिविज्म, उसमें ऑब्वियस है थोड़ी सी वैलिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें सोफिस्टिकेशन ज़्यादा है। और ये जो ये वैलिडिटी क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया है, ये सब सोफिस्टिकेशन की तरह ही इशारा करता है। इट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन ए सिचुएशन वेयर सोफिस्टिकेशन इज नीडेड। यहाँ कभी दिया, जैसे हमने शुरू के दिनों में, शुरू के लेक्चर के दिनों में एक्सपेरिमेंटल वगैरह की जहाँ बात की वहाँ बताया, क्वांटिटेटिव की जहाँ बात की वहाँ बताया कि कोविड वगैरह के जो इंजेक्शन्स हैं या फिर कोई मेडिसिन है, तो वो सब आपके इंटरप्रेटिविज्म वाले पैराडाइम से वो इस तरह की स्टडी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो फुल प्रूफ होना चाहिए। सो सोफिस्टिकेशन नीडेड जहाँ है, इसको इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर डाटा कलेक्शन। ऑब्वियस है क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यहाँ है कि एक टूल की मदद से बहुत जल्दी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। वहाँ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने में टाइम लगना स्वाभाविक है। इट्स इंटरप्रिटेशन पार्ट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। लोग जनरली क्या समझते हैं कि कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकता है, कोई भी इंटरप्रेटिविज्म पैराडाइम का इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, लैंग्वेज का दुरुस्त होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर का होना चाहिए, क्रिएटिव एबिलिटी का, क्योंकि अपने रिसर्चर का रोल उसमें ज़्यादा हो जाता है। वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की तरह बिल्कुल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि एक टेबल जैसे आप बनाए उसका इंटरप्रिटेशन होगा, सिमिलर टेबल का इंटरप्रिटेशन भी ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे। यहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना है। सो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इट डिमांड्स मूड। सो its interpretation part requires a lot of imagination and creativity। ये ठीक है, इसका स्ट्रेंथ भी है, लेकिन इस सेंस में कि जो रिसर्चर, न्यू एंड लेस एक्सप्रेसिव रिसर्चर मे नॉट इंटरप्रेट द रिजल्ट द वे स्टडी डिमांड्स। मतलब नए रिसर्चर या फिर जिनका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, जिनका इमेजिनेशन पावर अच्छा नहीं है, जो चीज़ों को डिफरेंट ढंग से नहीं सोचते, तो उनके लिए भी यहाँ कठिनाई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर in which we discussed about the limitations of interpretivism as a research paradigm.